अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बुक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 लेक्चर नंबर 1 ग्रेविटेशन कि चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन है। इसमें जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे टॉपिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस, आर कंसिस्टेंट with Newton's third law. Gravitational field weight mass of earth Newton's problems according to law of gravitation, according to law of ग्रेविटेशन। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम टर्न बाय टर्न स्टडी करेंगे कि न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि आया ग्रेविटेशन होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेविटेशन को स्टडी करते हैं कि जो सबसे पहले ग्रेविटी का जो आइडिया दिया था वो इज़ैक न्यूटन ने दिया था। कि इज़ैक न्यूटन कौन था? एक साइंटिस्ट, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन की ग्रेविटेशन की थ्योरी क्या है और ग्रेविटेशन क्या है। जब हम ग्रेविटेशन को स्टडी करते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम ग्रेविटी को स्टडी करेंगे कि आया ग्रेविटी क्या है। सबसे पहले ये जो दिया वो इज़ैक न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने ये मिस्ट्री सॉल्व की थी इन 1665। उसने कैसे ये सॉल्व की थी उसकी बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है कि वो एक शाम को जो है ना एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। जो ही वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था एक जो सेब है, सेब के दरख्त से सेब टूट कर नीचे ज़मीन पे गिरा। उस बड़ा हैरानकुन हुआ। उसने कहा था ये कौन सी फोर्स है, ये कौन सी ऐसी सकत है, कौन सी ऐसी अट्रैक्शन है जो क्या कर रही है उस सेब को नीचे ही फॉल कर रही है कि आया वो सेब नीचे ही क्यों गिरा। वो ऊपर की तरफ भी जा सकता था, कहीं और भी गिर सकता था, लेकिन नीचे ही क्यों गिरा। फिर इसी तरह उसने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं, आया कौन सी ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको अपने गिर्द रिवॉल्व करने पर मजबूर करती है। इसी तरह आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश हुआ उसके जहन में। आइडिया ऑफ ग्रेविटी, उसने कहा ये तो ग्रेविटी है, ये अर्थ की क्या है अट्रैक्शन है जो अर्थ उस पे अपने पे लगा रही है। उसने डिस्कवर किया कि जो कॉज ऑफ एप्पल है वो और जो प्लैनेट्स का है वो क्या कॉन्सेप्ट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट करते हैं ग्रेविटेशन का। क्या है ग्रेविटी थी कि वो जो सेब था वो ज़मीन पे इसलिए गिरा क्योंकि अर्थ जो है उसने क्या किया उसको अट्रैक्ट किया। और जो ही अर्थ ने अट्रैक्ट किया तो कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल एक बॉल को आप एयर में जो है वो अपवर्ड थ्रो करें और जो ही आप हवा में उसको उछालेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक डिस्टेंस पे जाके वापस से नीचे ही आएगा। तो ये फिर कौन सी है, ये भी ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग जंप करें तो आपके जंप करने के बाद थोड़े से डिस्टेंस पे जाके आप वापस आएंगे और जैसे ही वापस आएंगे आप देखेंगे क्या कि वो एक डिस्टेंस से वापस आएंगे और ये ग्रेविटी की वर्ड्स होगा कि वो ग्रेविटी की तरफ होगा। कि आया सारी की सारी जो डिस्कशन है वो किसके मुतालिक है, ग्रेविटी के।
कि जो भी डिपेंडेंस है वो ग्रेविटी की है। और ये प्लेस में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कि आया कौन सी ऐसी है जो ग्रेविटी को रिड्यूस करती है और ग्रेविटी कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि आया ग्रेविटेशन की जो फोर्स है वो कौन सी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑन द basis of his observation Newton concluded that the force which causes an apple to fall on the earth। उसने कहा कि ये सारी जो एक्सपेरिमेंटेशन है, सारी जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, ये किस पे की है कि आया जो कौन सी ऐसी सख्त है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो क्या कर रही है, उस एप्पल को अर्थ पे फॉल करवा रही है। एंड द फोर्स which keeps and the force which keeps the moon in its orbit, the moon in its orbit are of same nature, कि वो किसके, वो सेम नेचर पे थे, कि आया उनका ऑर्बिटर क्या है, वो सेम नेचर पे था, कि जैसे वो फॉल कर रहा है और फॉल करने से क्या होगा कि वो ऑन दी बेसिस ऑफ ऑर्बिट पे होगी, कि आया उसकी जितनी भी जो होगी डिस्कशन वो ऑर्बिट के लिहाज से ही होगी। तो नेक्स्ट विल बी कि उनकी सारी नेचरिंग वो उस पर डिपेंड करेगी, और जैसे ही हम उसकी डिपेंडेंस स्टडी करेंगे हम कहेंगे कि ये ऐसी फोर्स क्या है जिसने जो एप्पल को है वो अर्थ पे फॉल करवाया और मून को अपने ही ऑर्बिट में रखा। He concluded that there is a force, concluded that there is a force due to which every body of the universe attracts every other body। तो उसने भी ये भी कहा कि जो हम चल रहे हैं, जो अर्थ पे चलते हैं, तो वो भी क्या है, ये भी एक ग्रेविटी की एग्जांपल है, कि आया जो हमारी वॉकिंग है वो भी है कि हम किसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है। और एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्यों अट्रैक्ट करती है, कि अगर हम जैसे ही वो बॉल की एग्जांपल थी, जब हमने इसको एयर में थ्रोन करवाया तो हम क्या स्टडी करेंगे कि आया वो अर्थ की तरफ वापस से अट्रैक्ट होगा, तो बॉल को एज एक बॉडी एंड अर्थ इज़ ऑल्सो एज अ बॉडी, तो फिर दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो ये कौन सी फोर्स है जो यहाँ ये अट्रैक्शन करवाने पर मजबूर है, कि यहाँ कौन सी फोर्स अट्रैक्शन करवा रही है, कौन सी ऐसी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। फिर उसने इस फोर्स को नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कहता है ये अर्थ की ग्रेविटी है और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऐसी फोर्स है जिसमें क्या होगा, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, और जो ही एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी तो उसकी अट्रैक्शन में हम ये स्टडी करेंगे कि आया जो हम अपनी ज़मीन पर वॉक कर सकते हैं वो क्या है, उसकी अट्रैक्शन है। इसी तरह सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि आप देख रहे हैं जो एस्ट्रोनॉट्स मून की सरफेस पे जाते हैं तो उनकी पिक्चर्स में अगर आप एलेबोरेशन देखें तो वो जस्ट लाइक ऐसा होगी कि वो एयर में क्या कर रहे हैं, वो फ्लू कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन उनके उड़ने का क्योंकि वहाँ मून पे जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद नहीं है।
और जो ही वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद ना होगी तो उसकी मौजूदगी हमें क्या शो करेगी कि आया उस मौजूदगी से क्या है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है। लेकिन मून पे ऐसी फोर्स या अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। उसी मौजूदगी की वजह से हम कहेंगे कि आया वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ना मौजूद होने की वजह से वो जो है फ्ल्यू करते हैं। इसी तरह अगर अर्थ पे भी ग्रेविटेशन फोर्स ना मौजूद हो तो हम ज़मीन पर चल नहीं सकते, क्योंकि ज़मीन पर जब चलेंगे तो हमारा जो बॉडी है वो दूसरी बॉडी पे अट्रैक्ट होगा। जो ही एक बॉडी पे अट्रैक्ट होगा तो वो क्या होगी, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी कि आया ये क्या है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है। और इसी को उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन according to Newton's law of यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कि न्यूटन ने जो हमें ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, अकॉर्डिंग टू इट according to definition every body in the universe attracts, every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to product of their masses, it's directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distances between their centers, कि everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। कि न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसमें कहा था कि हर एक जिस्म जो है वो दूसरे जिस्म को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। और जो ही वो अट्रैक्ट करेगी वो किस पे डिपेंडेंट होगा, उनके वज़न पे, कि आया उनकी डिपेंडेंस हमने उनके मासेस पे चेक करनी है कि अट्रैक्शन उतनी ही होगी जितना बॉडी का मैस होगा। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी का मैस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उनके सेंटर्स के दरमियान, कि अगर जो बॉडीज़ के दरमियान सेंटर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, लेकिन अगर वही डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंसेस। नेक्स्ट इज consider two bodies of masses m1 and m2. The distance between their centers
masses is d, कि between the centers masses is d। क्या अगर हम कंसीडर करें दो बॉडीज विद m1 एंड m2 मास के, डिस्टेंस d, फोर्स m1 m2 एंड फोर्स F माइनस। कि ये होगी कि अगर हम दो बॉडीज़ को लें, एक बॉडी जिसका मास ज़्यादा है, एक बॉडी जिसका मास कम है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर है, तो फिर जो फोर्सेस लगेंगी वो कम ज़्यादा लगेंगी। The two masses attract each other with a gravitational force of equal magnitude, कि इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ वो दोनों बॉडीज़ क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और जो ही वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो हम क्या स्टडी करेंगे कि आया क्या है इनका अट्रैक्शन है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू law of gravitation, the gravitational force of attraction F, with which the two masses m1 m2 separated by a distance d attract each other, कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F with which the two masses m1 m2 separated by a distance d, कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मैसेज के, कि हमने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टूवर्ड द मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टूवर्ड द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम दोनों कंबाइनिंग द इक्वेशंस, कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशंस, कि अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज and inversely proportional to the square. F is equal to G m1 m2 over d square. Here G is the proportionality constant, कि प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 over d square, तो F will be equal to G m1 m2 and d square। तो G क्या है यहाँ, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, G is प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। It is also called universal constant of ग्रेविटेशन, किसको ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है, कि G इज़ आल्सो नोन एज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने होल यूनिवर्स में वैल्यू G ही लेंगे, कि आया हम यहाँ कोई और कांस्टेंट यूज़ नहीं करेंगे। और जब हम कोई और कांस्टेंट यूज़ नहीं करते तो हम कहते हैं उसको यूनिवर्सल वैल्यू हासिल है, कि थ्रू आउट द यूनिवर्स जहाँ भी हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करनी है तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे कि F जो है, फोर्स जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज के दो बॉडीज़ के दरमियान जो मैसेज हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह फिर हमने जब ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो हम वहाँ G की वैल्यू प्लेस करेंगे।
तो जी की वैल्यू की प्लेसिंग से हम कहेंगे हैं कि जी क्या है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कि ये ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कि पूरी यूनिवर्स में उसकी वैल्यू सेम रहेगी। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 m2 ओवर d स्क्वेयर, के स्क्वेयर उसके डिस्टेंसेस का। फिर हम जो यहाँ g की वैल्यू लगाएंगे तो हम बात कर रहे थे g क्या है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए यहाँ बोला गया कि थ्रू आउट द यूनिवर्स ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, कि यहाँ a की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज in SI units the value of G in SI units the value of G is 6.673 multiplied by 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, की जो वैल्यू है इसकी वो ये है कि SI यूनिट के मुताबिक भी जी की वैल्यू जो है वो 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू है इसलिए ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी the gravitational force of attraction between objects around us is very small and we do not feel, कि ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, कि जी की वैल्यू जो है वो स्मॉल होने की वजह से दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल, कि जो जी वैल्यू है उसकी वो बहुत थोड़ी है, और थोड़ी वैल्यू होने के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको फील ही नहीं करते। सिंस द मास ऑफ अर्थ इज़ नॉट लार्ज, since the mass of earth is very large, it attracts nearby objects with a significant force. The weight of an object on earth, the weight of the object on earth is result of gravitational field force of attraction between earth and object. Since the mass of the earth is very large, it attracts nearby objects with a significant force. The weight of an object on earth is a result of gravitational force of attraction between the earth and object, कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है वो सिग्निफिकेंट है, यानी वो बहुत कम फोर्स लग रही है। जब वो बहुत कम फोर्स लगेगी तो हम क्या कहेंगे कि वेट ऑफ द बॉडी क्या है, वो ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम,
mass m, F force, और एम ई के मैस ऑफ अर्थ मौजूद है और मैस ऑफ अर्थ से जो मैस ऑफ दी बॉडी है वो भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ बॉडी इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी ऑफ द बॉडी एंड दी अर्थ। तो अगर हम कहें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी लग रही है, तो हम कहेंगे कि जितना जो बॉडी का वज़न है उसका और मैस ऑफ अर्थ के मुताबिक वो क्या कर रहे हैं, वो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो ही वो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी तो फिर क्या होगा ये कि ये क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, वो मैस और डिस्टेंस के बराबर है। कि आया अर्थ से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, उस डिस्टेंस के लिहाज से फिर जो मैस है वो अर्थ का मैस इस पे डिपेंड है। और ये क्या होगी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये था हमारा टॉपिक अबाउट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और अगर अर्थ पे जो हमारी वॉकिंग है यानी जो हमारा मैस है जो अर्थ पे एक्ट कर रहा है उसकी अर्थ से कितनी अट्रैक्शन है, और जो बॉडी है उसकी अर्थ की से कितनी अट्रैक्शन है। अर्थ बॉडी को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और बॉडी अर्थ को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। ये सारी किस में स्टडी करती हैं हम, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, ये उसके मासिस पे डिपेंड है कि मैस ऑफ अर्थ पे भी डिपेंडेंट है एंड मैस ऑफ दी बॉडी पे भी डिपेंडेंट है। इन दोनों की डिपेंडेंस के बाद वो स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि आया डिस्टेंस का भी उसके साथ ताल्लुक लाजमी है। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कि अब हम कंपैरिजन करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। द मैस m1 attracts m2 towards it with a force F, while mass m2 attracts m1 towards it with force of same magnitude F, but in opposite direction कि अगर हम इन दोनों की डिपेंडेंस स्टडी करें तो दी मैस m अट्रैक्ट्स दी m2 towards itself with a force F, while mass m2 attracts m1 with a force of same magnitude F but in opposite direction। कि दो बॉडीज़ हैं, अगर हमारे पास दो मैसेज मौजूद हैं, दो मैसेज फॉर एग्जांपल m1 मौजूद है और m2 मौजूद है, कि दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी विद अ फोर्स, लेकिन वो फोर्स क्या होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन होगी। कि दोनों की जो फोर्सेस होंगी वो अपोजिट होंगी लेकिन एक ही मैग्नीट्यूड से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और जो ही वो एक ही मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो अट्रैक्शन हुई है वो किसकी वजह से है, वो विद द सेम मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट, इफ़ द फोर्स acting on m2, if the force acting on m2 is considered
as a reaction of m1 and the force m1 acting is considered as action। कि जो फोर्स एक्ट कर रही होगी m1 की, हम उसको क्या कहेंगे कि वो फर्स्ट बॉडी का मास है, तो फिर हम उनमें से एज ए एक्शन स्टडी करेंगे। लेकिन जो ही हम m2 की फोर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक रिएक्शन है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन m2 इज कंसिडर्ड एज अ रिएक्शन ऑफ m1, द फोर्स m1 एक्टिंग इज कंसिडर्ड एज रिएक्शन। कि आया वो एक्शन और रिएक्शन के स्टेटस में होंगे, लेकिन द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू the action and reaction due to force of gravitation are equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। कि जो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस होंगी वो एक दूसरे के इक्वल तो होंगी, लेकिन इक्वल होने के साथ साथ वो क्या करेंगी, वो डिपेंडेंट भी होंगी। तो आया जब हम उनकी डिपेंडेंस स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे एक्शन एंड रिएक्शन आर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कि ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। दिस इज कंसिस्टेंट with Newton's third law of motion। To every action there is an always an equal but opposite रिएक्शन। कि अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कंसिस्टेंट स्टडी करें थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है कि हर एक्शन का एक जो ऑपोजिट है वो रिएक्शन लाजमी होता है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कि यानी जो भी एक फोर्स है अगर वो एक बॉडी पे एक्ट कर रही है तो वही बॉडी ऑपोजिटली उस पर एक रिएक्शन शो करवाएगी। अगर वो ऑपोजिटली उस पर एक रिएक्शन शो करवाएगी तो ये क्या होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ स्टडी करें तो आया हम क्या स्टडी करेंगे कि ये किसके बराबर है। कि जैसे मैथ दो बॉडीज़ हैं, कि अगर एक जो मैथ m1 है और m2 है, जो m1 है वो एक फोर्स एक्शन के साथ उस पर फोर्स लगा रहा है और एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह इन रिवर्स में कि इन ऑपोजिट m2 क्या करेगा, वो भी एक फोर्स लगाएगा, और जो ही m2 एक फोर्स लगाएगा तो हम क्या स्टडी करेंगे कि यहाँ जो m2 फोर्स लगा रहा है वो एक रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है, और जो ही वो एक रिएक्शन की फोर्स लगाएगा तो हम क्या कहेंगे कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। कि हर एक्शन के लिए एक ऑपोजिट रिएक्शन मौजूद है, और जो ही वहाँ एक ऑपोजिट रिएक्शन मौजूद होगा तो उसकी मौजूदगी हम क्या कहेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ और लॉ ऑफ मोशन के दरमियान जो है वो एक ही बात है कि उन दोनों की कंसिस्टेंसी एक ही है। और एक ही कंसिस्टेंसी होने की वजह से कि दोनों एज इट इज़ ही एक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही दोनों एक्ट करेंगे तो दोनों के एक्ट करने से हम ये स्टडी करेंगे कि जो मैसेज है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वो भी एक्ट कर रही है, और जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसमें भी एज इट इज़ एक्शन की बात कर रहे हैं कि फोर्स जो एक्ट तो कर रही है एक बॉडी में, लेकिन जो ही एक फोर्स दूसरी बॉडी के साथ एक्ट करेगी तो उसकी एक्टनेस में हम क्या स्टडी करेंगे कि आया जो ही वो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी फोर्स की एक्टिंग की वजह से हम उसमें ये स्टडी करेंगे कि जो एक्शन है वो किसके बराबर है, वो इसी के बराबर है। तो नेक्स्ट इट विल बी कि एक बॉडी पर जो ही एक एक्शन लगेगा तो दूसरी बॉडी उस पर रिएक्शन लाजमी शो करेगी।
और जैसे ही वो एक्शन से रिएक्शन शो करेगी तो वो एज इट इज़ शो करवाएगा कि ये क्या है, ये एक ऑपोजिट का रिएक्शन शो हो रहा है। और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंसिस्टेंसी किसको शो करेगा, उसकी, कि आया ये उसकी कंसिस्टेंसी शो करवा रहा है। कि उसी कंसिस्टेंसी से हम कहेंगे कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इज इक्वल टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर है। और जैसे ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, दोनों पे फोर्सेस जो हैं वो जो दोनों में फिनोमेनाज अकर हो रहे हैं वो सेम फिनोमेनाज अकर हो रहे हैं। ये था हमारा टॉपिक अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Next is an example, numerical type example 15.1. Example 5.1. Two lead spheres of mass 1000 kg are kept with their centers 1 m apart. Find the gravitational force with which they attract each other, जिससे क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल 5.1 इज टू लेड स्फीयर्स ऑफ मास 1000 kg are kept with their centers 1 meter apart. Find the gravitational force with which they attract each other. कि ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स बताए जिसके ज़रिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कि जो ही हम उनकी अट्रैक्शन स्टडी करेंगे तो देयर अट्रैक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू दिस solution, given data, m1 is equal to 1000 kg, m2 is equal to 1000 kg, के both masses are same, d is equal to 1 meter. According to formula of gravitation, F is equal to G m1 m2 over d square. कि इस फॉर्मूले के मुताबिक हम क्या कहेंगे कि F किसके बराबर है, F इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 1 मीटर स्क्वायर। कि अगर हमने इनको बगैर यूनिट्स लिखा है, अगर हम विद यूनिट्स लिखें तो फिर 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 kg मल्टीप्लाई 1000 kg ओवर 1 मीटर स्क्वायर। कि जो ही हम इसको स्टडी करेंगे तो मीटर स्क्वायर विल बी कैंसल आउट विद मीटर स्क्वायर, किलोग्राम विल बी कैंसल आउट विद किलोग्राम। तो आंसर क्या होगा, F इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 10⁻⁻5 बिकॉज 3 and 3 6 कि यहाँ क्या है, वो 6
10⁻6 मौजूद है और -11 प्लस 6 किसके बराबर होगा, -5 के वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6.67 मल्टीपल 10⁻⁻5। Thus the gravitational force of attraction between the Earth's waves is 6.673 multiple 10⁻⁻5 न्यूटन कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी कार्य होगी वो किसके बराबर होगी कि वो 6.673 न्यूटन के बराबर होगी। कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हमने इसका ये आंसर फाइंड आउट किया है कि अगर फार्मूला के मुताबिक यही आंसर है इसका कि इतनी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ मौजूद होता है और कैसे एक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स between a body, the gravitational force between a body of mass m and the earth is given by F is equal to G m1 m2 और r स्क्वायर कि जनरल फॉर्मूला तो हमने ये फाइंड आउट किया था, लेकिन न्यूटन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास m एंड द अर्थ जो m और अर्थ के बराबर होगा वो होगा F इज इक्वल टू जी m इज इक्वल टू एम ई और r स्क्वेयर कि वो मास ऑफ अर्थ एम ई के बराबर होगा। तो हम उसके लिए क्या यू फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वेयर। एम ई इज द मास ऑफ अर्थ कि एम ई किसके बराबर है, ये मास ऑफ अर्थ के बराबर है और जो ही मास ऑफ अर्थ के बराबर है एंड आर इज द डिस्टेंस from the center of body of earth towards the body कि r क्या है, r डिस्टेंस है उस बॉडी से लेकर सेंटर ऑफ दी अर्थ तक। कि आया हमने अर्थ तक क्या स्टडी करना है इनका मैथ कि ये तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कि आया जो फोर्स लग रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक मौजूद होता है कि आया कहाँ तक ये फोर्सेस जो है वो ट्रैक कर रही है और कहाँ तक इसकी डिपेंडेंस है, यानी कितना एरिया इसने कवर किया हुआ है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ने कि ग्रेविटी की जो फोर्स है इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है। अगर हम उस एरिया के लिहाज से क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका फील्ड फाइंड आउट करेंगे। फील्ड फाइंड आउट करना ऐसे ही है जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मौजूद है और कहाँ तक उसने अपनी अट्रैक्शन शो करवा रहा है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि आया ग्रेविटी ने किधर तक जो है वो अपनी अट्रैक्शन शो करवाई है और उसी अट्रैक्शन के लिहाज से हम इसकी अट्रैक्शन स्टडी आउट करेंगे कि आया जो अट्रैक्शन है वो कहाँ तक डिपेंडेंट है, यानी कितना एरिया उसकी अट्रैक्शन ने कवर किया है और जो ही उसकी एरिया की अट्रैक्शन शो करवाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल
इमेजिन एज ए अर्थ, कि ये हमारी अर्थ मौजूद है। अर्थ, तो सारी अर्थ पे जो है मैसेज तो आकर कर रहे हैं कि आया क्या है, यहाँ अट्रैक्शन तो हो रही है, क्योंकि पूरी अर्थ पे जो है वो बॉडीज़ मौजूद हैं, कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो तो पूरी अर्थ पे मौजूद हैं, यानी पूरी ज़मीन पे मौजूद हैं। तो फिर क्या है, उनका मैसेज जो है एज इट इज़ ही अट्रैक्ट कर रहा है। और जो ही उनके मैसेज अट्रैक्ट करेंगे तो उनकी अट्रैक्शन क्या शो करवाएगी कि आया ये अट्रैक्टेड किसकी तरफ है, ये अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी अर्थ है, कि ये अर्थ की तरफ अट्रैक्शन है। तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड दी अर्थ इज टूवर्ड्स इट्स सेंटर, कि वो किसके बराबर होगी, इसके सेंटर के, टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटेशनल फील्ड, द वेट ऑफ द बॉडी is due to the weight of the body is due to the gravitational force with which the earth attracts a body। कि ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स ये क्या है, कि ऐसा वेट है जिसके ज़रिए क्या करेगी, वो बॉडी उसको अट्रैक्ट करेगी। कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी बात करें कि दी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन up goes on decreasing while on return its velocity goes on increase। कि अगर हम एग्जांपल लें कि एक बॉडी है, उसको हमने अपवर्ड थ्रो किया है, यानी ऊपर की तरफ उछाला है, जो ही वो ऊपर की तरफ जाएगी उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। वेलोसिटी किस लिहाज से डिक्रीज़ होगी, कि उसकी अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वो सरफेस ऑफ द अर्थ से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और जो ही वो सरफेस ऑफ द अर्थ से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो हम ये स्टडी करेंगे कि उसने जो अट्रैक्शन है वो उसकी कम हो रही होगी, और जो ही अट्रैक्शन कम होगी तो इसकी वेलोसिटी भी कम होगी। इसी तरह और जो ही वो वापस आएगी, यानी एक चीज़ जैसे आप कोई बॉल है उसको आप थ्रो करते हैं, और बॉल को थ्रो करने के बाद वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करता है, और जैसे ही वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करता है वो वापस टूवर्ड्स दी अर्थ आता है, और जैसे ही वो वापस टूवर्ड्स दी अर्थ आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, कि ये किसकी बिना पे है, ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ acting on the body whether the body is in contact with earth or not। कि ये किस वजह से है, ये ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ पे मौजूद है। कि ग्रेविटेशनल पुल क्या है, कि ये फोर्स जो है अर्थ उस बॉडी पे लगाएगी। जैसे ही जो फोर्स वो उस बॉडी पर लगेगी तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पुल। कि अर्थ क्या करेगी, उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जैसे ही वो उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी हम कहेंगे कि यहाँ एक अट्रैक्शन पुल क्रिएट हुआ है।
और जैसे ही वो अट्रैक्शन पुल क्रिएट होगी तो उस अट्रैक्शन पुल के क्रिएट होने से क्या है वो ग्रेविटेशनल फील्ड अकर करेगी। सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। कि ऐसी सकत क्या कहलाएगी, ये फील्ड फोर्स कहलाएगी। इट इज assumed that a gravitational field exists all around the earth। कि ये एग्जिस्ट करती हैं ऑल अराउंड दी अर्थ। द फील्ड इज डायरेक्टेड towards the center of the earth। कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कि ये अर्थ की सेंटर की तरफ ये एग्जिस्ट करेगी और जैसे ही ये एग्जिस्ट करेगी हम कहेंगे कि इसकी एज्यूमिंग क्या है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड अकर करेगी। कि जैसे ही हमने बॉडी को किया तो वो सारी अट्रैक्शन किसकी तरफ लगेगी, उस बॉडी की तरफ। और जो ही उस बॉडी की तरफ अट्रैक्शंस लगेंगी तो ये क्या शो करेगा, ये एक फील्ड फोर्स शो करेगा। और जैसे ही फील्ड फोर्स शो होगी तो फील्ड फोर्स के शो होने से हम क्या स्टडी करेंगे कि आया वहाँ एक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। कि जैसे अभी हमने जो अर्थ है उस पर एरोज के साथ एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्टडी किया कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम ग्रेविटेशनल फील्ड एज इट इज़ यहाँ मौजूद होगा। कि जो ही हमने बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया तो ये क्या है, ये सारी फोर्सेस टूवर्ड तब हैं जब वो बॉडी जो है अर्थ की तरफ आएगी। और जैसे ही वो अर्थ की तरफ आ रही होगी हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट इज दिस फील्ड इज डायरेक्टेड towards the सेंटर ऑफ अर्थ। कि ये फील्ड क्या है, ये डायरेक्टेड है सेंटर ऑफ द अर्थ पे। द ग्रेविटेशनल फील्ड becomes weaker and as we go further and further far away from the earth। कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बिकम वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। कि ग्रेविटेशनल फील्ड तब कम होगा जो ही हम अर्थ से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव आउट करेंगे। क्योंकि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी। क्योंकि अट्रैक्शन होती है जब दो बॉडीज़ बिल्कुल करीब हों। कि अगर आप एक एग्जांपल ले लें मैग्नेट की, कि दो मैग्नेट अगर आपके पास मौजूद हैं, दो मकनातीस मौजूद हैं, जब वहीं आप उनको करीब करेंगे वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे। लेकिन जो ही आप उनका डिस्टेंस यानी उनमें जो फासला है वो ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड भी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। क्योंकि जो ही बॉडी का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से दूर होगा तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड वीकर होती जाएगी। इन द ग्रेविटेशनल field of earth, in gravitational field of earth, the gravitational force
per unit mass is called the gravitational field strength है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हम स्टडी करेंगे कि तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कि एक यूनिट मास पे जितनी फोर्स लगेगी और जितना वो एरिया कवर करेगा वो किसके बराबर होगा कि वो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होगा एट एनी प्लेस its value is equal to the value of G at that point near the surface of अर्थ कि एट एनी पॉइंट कि इट्स वैल्यू किसके बराबर होगी जी के जो ही वो नियर दी सरफेस होगी कि वैल्यू जी पे डिपेंड होगी एनी एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम कि नियर जो फील्ड होगी उस पर जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ होगी वो 10 न्यूटन पर ग्राम होगी तो वो क्या होगा इसका फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल। ये था टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कि जिसमें हमने स्टडी किया कि जो ही वो क्या जो एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो एक फील्ड की फॉर्म में होगी और जैसे ही वो फील्ड की फॉर्म में होंगी हम देखेंगे ये क्या प्रोड्यूस करी है ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज मास ऑफ अर्थ कि अर्थ का मास जो है वो किसके बराबर है और कितना है। नेक्स्ट टॉपिक इज मास ऑफ अर्थ mass of earth aquatic topic consider a body of mass m on the surface of the earth कि कंसीडर करें एक मैस जिसका m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो ही हम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ स्टडी करेंगे हम कहेंगे कि यहाँ क्या है यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन आएगी कि आया एक मैस जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ मौजूद है। लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी एम ई एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बी आर के रेडियस क्या होगा उसका आर होगा। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ will also be equal to the radius r of the earth कि ये किसके बराबर होगा रेडियस ऑफ r ऑफ द अर्थ के बराबर होगा। कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ let the mass of the earth be me and the radius of the earth be r. The distance
of the body from the center of the earth will also be equal to the radius r। कि कंसीडर करें एक बॉडी considering a body mass m is present and e r, the weight will be towards the earth। कि वेट क्या होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ एक्ट करेगी और ग्रेविटेशनल फील्ड के मुताबिक वो उसको फोर्स लगेगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन the gravitational force F of the earth acting on a body is given by formula F is equal to G m e over r square। कि जो ग्रेविटेशनल बॉडी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि आया जो उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो क्या होगी कि अर्थ पे एक्टिंग ऑन दी बॉडी। तो F इज इक्वल टू G m e ओवर r स्क्वायर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल इक्वेशन द फोर्स with which earth attracts a body towards the center is equal to its weight W। The force with which earth attracts a body towards the center is equal to the W। तो F क्या होगी कि फोर्स जो है W, वर्क जो हो रहा है और वर्क किस पर डिपेंड करेगा M और G पे, कि वर्क किसके बराबर है M एंड G। तो फिर हम लिख सकते हैं कि फोर्स का फार्मूला mg इज इक्वल टू G m e ओवर r स्क्वायर। तो फिर अगर हमने वैल्यू ऑफ G निकालनी है फोर्स की तो हम कहेंगे G इज इक्वल टू m e ओवर r स्क्वायर। M बोथ आर कैंसल आउट, और जो ही वो दोनों कैंसिल आउट होंगे तो फिर क्या होगा, इसी तरह मैस ऑफ अर्थ निकालेंगे। तो मैस ऑफ अर्थ को हम शिफ्ट करेंगे कि रीअरेंज करें जब वैल्यूज़ आर स्क्वायर जी ओवर जी, कि आर स्क्वायर जी ओवर जी हो जाएगी वैल्यू। मैस एम ई ऑफ द अर्थ कैन बी determined on putting values in equation। कि मैस ऑफ अर्थ जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन, कि जो ही हम वैल्यूज़ पुट करें तो फिर एम ई इज इक्वल टू 6.4 मल्टीपल 10 रेज़्ड पावर 6 एम स्क्वायर मल्टीपल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर 6.673 मल्टीपल 10 रेज़्ड पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। द आंसर मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.0 मल्टीपल 10 रेज़्ड पावर 24 किलोग्राम। तो ये क्या है, ये है मास ऑफ द अर्थ, के अर्थ का मास कितना है। थर्स mass of earth is 6 multiplied by 10 raised power 24 किलोग्राम। के mass of earth ऐसे हमने फाइंड आउट किया। एक रिव्यू देखते हैं कि जो हमने फोर्स, एक बॉडी जो है वो एक्ट कर रही थी, अगर उसका बॉडी का मास जो है वो m1 मास के साथ अर्थ पे एक्ट कर रही थी, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से क्या होगी, उसके ऊपर अट्रैक्शन होगी।
और जैसे ही सेंटर ऑफ द अर्थ की उसके ऊपर अट्रैक्शन होगी तो हम स्टडी करेंगे कि आया जो अट्रैक्शन वहाँ मौजूद है तो वो क्या करेगी, वो उसको अट्रैक्ट करेगी। और जैसे ही वो उसको अट्रैक्ट करेगी तो उसकी अट्रैक्शन से क्या होगा, हम एक फार्मूला जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वो फाइंड आउट करेंगे कि जैसे ही वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड आउट होगा तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड आउट होने के लिए हम लिखेंगे F इज़ इक्वल टू G m1 m/r² कि जो हमने मास ऑफ अर्थ के लिए फार्मूला फाइंड आउट किया था। इसी तरह F इज़ इक्वल टू, हम अगर कहेंगे कि फोर्स जो है वो वर्क अप्लाई हो रहा है तो फोर्स अगर इक्वल टू वर्क होगी क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन पे जो है वो फोर्स लग रही है तो ये एज इट इज़ क्या है, वर्क परफॉर्म हो रहा है। तो फिर F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। इसी तरह mg इज़ इक्वल टू, हम यहाँ जो वैल्यूज़ है F की वैल्यू पुट करेंगे कि इसमें F इज़ इक्वल टू Gm1 me/r² कि हमारे पास जो ये फार्मूला मौजूद था उसमें अब हम वैल्यूज़ पुट ऑफ करेंगे और जो ही वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि G इज़ इक्वल टू mg इज़ इक्वल टू me/r²। तो m दोनों साइड से कैंसिल आउट, कि मैथ दोनों साइडों से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर G इज़ इक्वल टू Gm/r²। तो G इज़ इक्वल टू Gme/r², दैन m इज़ इक्वल टू r²/g कि जो हमने मास ऑफ अर्थ के लिए ये फार्मूला फाइंड आउट किया। तो इस फार्मूले में हम क्या कहेंगे कि मास ऑफ अर्थ किसके बराबर है, डिस्टेंस के स्क्वायर, g जो उसका एल्टीट्यूड है और g जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आया किस पे ये डिपेंड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन द इक्वेशन कि जो ही हम इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ के पुट करने के साथ साथ क्या है, हम मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मास ऑफ अर्थ हमने फाइंड आउट करना है वो इस लिहाज से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह फिर क्या होगा कि नेक्स्ट इज़ m इज़ इक्वल टू 6.4 10⁻⁶ मीटर पर स्क्वायर कि आया हम इस डिस्टेंस का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। नेक्स्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ इसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट की वैल्यू हमने 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ली थी। उसके साथ हम इसको डिवाइड आउट करेंगे। डिवाइड आउट करने के बाद जो यूनिट थी वो भी कैंसिल आउट होगी और यूनिट्स के कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास सिर्फ जो बचा वो है 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 kg कि हमारे पास सिर्फ ये जो वैल्यू है वो बची कि आया जो उसका मास है वो किलोग्राम में है और मास ऑफ अर्थ कितना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम किलोग्राम कि 6 के साथ हम 24 ज़ीरोस लगाएं तो फिर जाके इसकी वैल्यू वो बनेगी कि आया ये वैल्यू इसकी यहाँ मौजूद है और उसी वैल्यू के लिहाज से हम कहेंगे कि ये क्या है, ये मास ऑफ अर्थ जो है वो मौजूद है यहाँ। ये था बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन मास ऑफ अर्थ जो अभी हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड कि एल्टीट्यूड के साथ वेरिएशन क्या है g की, कि g की जो वैल्यू है वो कैसी एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड क्या एल्टीट्यूड के साथ वैल्यू ऑफ g अकॉर्डिंग टू टॉपिक द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g depends on the radius of its earth surface
the value of g is inversely proportional to the square of the radius of earth, but it does not remain constant. The value of acceleration due to the gravity g depends on the radius of its surface. The value of g is inversely proportional to the square of the radius of the earth, बट इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं रहती। तो ये क्या करेगी, ये विद वेरिएशन शो करेगी, ये हर वेरिएशन शो करेगी जो ही ये डिपेंडेंट होगी। बट इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। तो ये डिक्रीज़ करेगी एल्टीट्यूड के लिहाज से। कैसे? एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ, कि एल्टीट्यूड क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और प्लेस अबव सी लेवल। कि एल्टीट्यूड क्या, ये हाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट की सी लेवल से। जब सी लेवल से उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी तो वो उसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। द वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर एट सी लेवल देन एट हिल्स। कि जो जी की वैल्यू वो ग्रेटर होती है सी लेवल पे, तब हिल्स की बना पे, कि सी लेवल में जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा होगी। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको एग्ज़ाम्पल के साथ स्टडी करें कि एल्टीट्यूड कैसे वेरिएट करता है जी की वैल्यू। कंसीडर ए बॉडी ऑफ mass m at an altitude h has the distance of the body from the center of the earth becomes r plus h। कि सेंटर ऑफ द अर्थ से वो वैल्यू क्या होगी उसकी r प्लस h अकॉर्डिंग टू डायग्रामेटिकली व्यू। कि फॉर एग्जांपल अ बॉडी with mass m at a height h is present, then w is equal to mg h me and r is the distance from the earth। कि अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास क्या है, वेट ऑफ अ बॉडी decreases as its height increases from the surface of earth। क्या हम कहेंगे वेट ऑफ बॉडी जो है वो डिक्रीज़ करता है जो ही वो हाइट उसकी इंक्रीज़ करेंगे। क्योंकि जो ही हाइट इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वेट उसका क्यों डिक्रीज़ करता है, क्योंकि ड्यू टू अट्रैक्शन। तो जो ही वो अर्थ के ज़्यादा करीब होगा उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उसका मास ज़्यादा डिटरमाइन होगा। लेकिन जो ही वो एक एल्टीट्यूड पर पहुंचेगा उसका मास कम होता जाएगा, क्योंकि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
टूवर्ड्स द अर्थ होगी वो कम हो चुकी होगी, और जो ही वो टूवर्ड्स दी अर्थ जो इसकी अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, तो इसका मास भी कम होता जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इक्वेशन जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वेयर, कि ये क्या होगा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कि वेरिएशन कैसी आई है। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन, according to above equation we come to know that at height equal to 1 earth radius above the surface of the earth, g becomes 1/4 of its value on earth के अकॉर्डिंग टू दी अबव इक्वेशन, कि अगर हम जो अबव इक्वेशन जो हमने एक डायग्रामेटिकली या एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखी है, जो ऑब्जर्वेशन हमने की है कि जैसे ही एक मैस जो है एम जो है वो एक हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचता है, तो जो डिस्टेंस है उसका सेंटर ऑफ द अर्थ से वो जो है वो बिकम्स हो जाता है आर प्लस एच, कि आर क्या है, ये तो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि सरफेस ऑफ द अर्थ से टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि सेंटर ऑफ द अर्थ से, लेकिन जो ही सरफेस से सेंटर ऑफ द अर्थ का जो हायर डिस्टेंस होगा उसके अब मज़ीद आगे डिस्टेंस मौजूद है, कि सरफेस से लेकर हाई एल्टीट्यूड यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है, वहाँ तक डिस्टेंस मौजूद है। जब वहाँ तक डिस्टेंस मौजूद होगा तो हम उसकी मौजूदगी को क्या कहेंगे कि यहाँ हाइट मौजूद है। इसलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने क्या फाइंड किया है, जी एच इज़ इक्वल टू जी एम ई आर प्लस एच, कि ये किसके बराबर है, आर प्लस एच स्क्वेयर के। तो फिर अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन वी कम टू नो दैट एट हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस above the surface of earth g becomes 1/4 of its value on earth, कि जैसे ही जो अर्थ पे मौजूद जो रेडियस है अगर अबव दी सरफेस हो जाए अर्थ से, तो फिर जो जी की वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगी, कि आया जी की वैल्यू क्या होगी, वो 1/4 ऑफ दी अर्थ होगी। नेक्स्ट इज सिमिलरली एट अ डिस्टेंस of towards radius above the earth's surface, the value of g becomes 1/9 of इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, कि सिमिलरली जो डिस्टेंस है दो अर्थ के रेडियस का वो अबव दी सरफेस हम जब स्टडी करेंगे तो अबव दी सरफेस हम ये स्टडी करेंगे कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो बिकम होती है 1/9 के, कि वो 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ अर्थ हो जाएगी, कि आया जो उसकी वैल्यू है वो 1/9 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक जो वेरिएशन थी एल्टीट्यूड के लिहाज से, कि यानी जितनी हम सरफेस से ऊंचाई की तरफ जाएंगे, जितनी भी ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी उसकी चेंज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डिपेंड कर रही है, और जो ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड करेगी तो आया क्या होगा, उसमें चेंजेस आएंगी, क्योंकि जैसे ही हम डिस्टेंस से अबव मूव करेंगे तो वहाँ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इफ़ेक्ट करेगी। जैसे ही वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इफ़ेक्ट करेगी तो आया हम देखेंगे यहाँ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता जा रहा है। एंड नेक्स्ट इज एग्जांपल 5.2।
Example 5.2. Calculate the value of G, the acceleration due to gravity at an altitude 1000 km the mass of Earth is 6.0 10 raised to power 24 kg. The radius of Earth is 6400 kilometer. अगर हम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G, the acceleration due to gravity at an altitude 1000 kilometer, the mass of Earth is 6.0 multiplied 10 raised to power 24 kg. The radius of the Earth is 6400 kilometer. Solution: given data, R is equal to 6400 kilometer, H is equal to 1000 kilometer, M is equal to 6.0 multiplied 10 raised to power 24 kg. GH, फाइंड GH कि एज फॉर्मूले से हमने कहा था कि R प्लस H, तो फिर R प्लस H क्या होगा, 6400 प्लस 1000 इज इक्वल टू 7400 किलोमीटर. इनको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर के आया वैल्यू क्या होगी, 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर. फिर GH, G इज इक्वल टू M ओवर E R प्लस H स्क्वेयर कि R प्लस H हमने फाइंड आउट कर लिया है. GH इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 24 किलोग्राम. मास ऑफ अर्थ एंड G वैल्यू ओवर 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर स्क्वायर. तो आंसर विल बी GH इज इक्वल टू 7.3 न्यूटन पर किलोग्राम इज इक्वल टू 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कि GH इज इक्वल टू 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आफ्टर अप्लाइंग द इक्वेशंस इन द फार्मूला GH इज इक्वल टू G mass of earth over R plus H square. The value of G GH or G, the acceleration due to gravity at an altitude of 1000 km will be 7.3 मीटर पर सेकेंड. कि जो GH जो ही एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो जो G की वैल्यू होगी वो 7.3 मीटर पर सेकेंड होगी. दिस इज वॉज एन न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल. नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. Artificial satellites. According to the definition of satellite, an object that revolves around a planet is called satellite. कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो एक प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है उसको हम सैटेलाइट कह सकते हैं. जस्ट लाइक द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ
So moon is a natural satellite. Natural satellite of अर्थ कि मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ कि मून जो है वो ज़मीन के गिर्द, चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो फिर हम कह सकते हैं चाँद जो है वो एक कुदरती सैटेलाइट है। साइंटिस्ट have sent many satellites into space which revolve around the earth। साइंसदानों ने बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाकर स्पेस में भेजे हैं जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट्स। लेकिन जो साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की हुई हैं, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट कि ऐसी सैटेलाइट्स जो साइंसदानों ने बनाकर स्पेस में भेजी हुई हैं, ज़मीन के जो चक्कर लगा रही हैं, ऐसी सैटेलाइट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में सबसे मेन पर्पस जो क्या है वो है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन जो है वो मेनली सैटेलाइट से होती हैं कि बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के ज़मीन इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनके ज़रिए हमारी कम्युनिकेशन होती है कि यानी हम अर्थ के एक पार्ट से दूसरे पार्ट आया वो वन कॉर्नर से दो अपोजिट कॉर्नर हैं वहाँ मौजूद हो। जब वो अपोजिट कॉर्नर में मौजूद हो वहाँ तक अगर हम बात कर सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये ड्यू टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट है कि कम्युनिकेशन हमारी जिस वजह से भी हो रही है वो सैटेलाइट से हो रही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या करती हैं, वो कैरी करती हैं इंस्ट्रूमेंट और पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती हैं। ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो उनके ज़रिए ही होती है। नेक्स्ट इज आर एंड आर कि ये क्या है, ये एक अगर सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है, वो जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी अर्थ कि ये एक डायग्रामेटिकल व्यू है जैसे अर्थ क्या है अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व आउट कर रही है। और जो ही वो अपने ही ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगी तो हम कहेंगे क्या है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। लार्ज number of artificial satellites have been launched in different orbits around Earth कि बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा जो है वो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की जाती हैं। लेकिन हर सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो डिफरेंट है। जो ही हर सैटेलाइट का ऑर्बिट डिफरेंट होगा तो वो फिर अपने ही ऑर्बिट में मूव करती हैं, अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। दे टेक डिफरेंट टाइम to complete their one revolution around the earth depending upon their distance h from earth
कि वो डिफरेंट टाइम्स लेते हैं कंप्लीट करने में, कि अगर एक जो है अगर उसका डिस्टेंस अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है तो उसको रिवॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू विद स्मॉलर डिस्टेंस। कि ऐसी सैटेलाइट जिसका डिस्टेंस बहुत कम है, जो ही वो रिवॉल्व करेगी तो हम क्या कहेंगे कि उसके रिवॉल्व करने से क्या है कि वो मूव आउट जब करेगी तो उसकी ज़्यादा डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। Communication satellites take 24 complete their one revolution around the earth। कि कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स हैं जो हमारे कम्युनिकेट करवाते हैं उनको 24 हॉर्स यानी एक टाइम लगता है वो अपनी रोटेशन कंप्लीट करने में, और वो अपनी रोटेशन अराउंड दी एक्सिस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो क्या है वो स्टेशनरी हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। कि वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं एज ए सैटेलाइट क्या है वो स्टेशनरी है, यानी वो मूव आउट नहीं कर रही, लेकिन जो अर्थ है वो स्पिन कर रही है। लेकिन अगर दोनों के लिहाज से देखें तो अर्थ हमें स्टेशनरी नज़र आएगी कि आया सैटेलाइट मूव करते हैं अपने ऑर्बिट में, लेकिन अगर हम जो ही वो जो अर्थ है वो उसकी रिवॉल्वेशन देखें तो जो सैटेलाइट है वो हमें स्टेशनरी नज़र आएगी कि अर्थ उसके गिर्द जो है अर्थ अपनी रिवॉल्व कर रही है, और उसके रिवॉल्व करने से क्या है सैटेलाइट डिफरेंट पार्ट्स तक शो हो रही है। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न that the orbit of such a satellite is called geostationary orbit। कि ऐसे सैटेलाइट जो खुद को स्टेशनरी करे, कि आया कहे कि मैं स्टेशनरी हूँ मैं मूव आउट नहीं करी, तो उसका जो ऑर्बिट होगा वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। डिश एंटीनास सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम देम हैव फिक्स्ड डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ऑफ द अर्थ। कि जो डिशेस होती हैं या एंटीनास होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम देयर सैटेलाइट, तो वो क्या है वो फिक्स्ड होती हैं अपनी ही एक पोजीशन में, और जो ही वो अपनी एक पोजीशन में फिक्स होंगी तो जो डिश और एंटीना होगा उसकी पोजीशन भी टूवर्ड्स उत्सेल्फ कहेंगे, क्योंकि जो ही हम एंटीना को मूव आउट करेंगे तो जिस रेंज में उनके सिग्नल्स बिल्कुल डायरेक्टेड होंगे तो उस रेंज में ही उसके वो सिग्नल जो हैं वो डेवलप होंगे, और वो एक क्या होगा कि उसकी रेंज में वो डिपेंड करेंगे कि आया वो क्या है वो एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल है। इसी तरह ग्लोबल पोजिशनरी सिस्टम यानी जो जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम जिसके ज़रिए हम मैप्स यानी खुद को लोकेट वगैरह करते हैं, ये भी हेल्प करता है एग्जैक्ट पोजीशन कि लैंड पे पूरी अर्थ में मौजूद जिस मर्जी पोजीशन पे एग्जैक्ट पोजीशन हम जब फाइंड आउट करते हैं, और जो ही हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी किसी भी लैंड में, सी में या एयर में। तो जीपीएस कंसिस्ट करता है 24 अर्थ सैटेलाइट्स, कि जीपीएस डिपेंड करता है 24 अर्थ सैटेलाइट्स पे, कि 24 अर्थ सैटेलाइट्स क्या हैं पूरी अर्थ के मुतालिक हमें पूरी लैंड के मुतालिक वो बताती हैं। दी सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ ट्वाइस अ डे विद अ स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकंड। कि ये एक दिन में 24 हॉर्स में अर्थ के गिर्द 2 चक्कर लगाते हैं। इनकी जो स्पीड है वो 3.87 किलोमीटर यानी 3.87 किलोमीटर इन्होंने एक सेकंड में जो है वो रिवॉल्व करना है, यानी इतना डिस्टेंस एक सेकंड में मूव आउट करना है। और जो ही वो इतना डिस्टेंस एक सेकंड में मूव आउट करेंगे तो फिर वो 24 हावर्स में 2 जो हैं वो चक्कर लगा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट इज़ कि ये था हमारा टॉपिक अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिनके ज़रिए अभी हमने जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसमें प्रोसेसेस में कम्युनिकेशन फॉर्म करते हैं कि आया क्या करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन जो ही हम कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
Motion of artificial satellite. A satellite, according to the topic, a satellite requires centripetal force that keeps it to move around the earth. कि सेंट्रीपिटल फोर्स कि यानी सर्कुलर फोर्स होती है जो मूव करती है इसको अराउंड दी अर्थ. दी ग्रेविटेशनल फोर्स force of attraction between the satellite and earth provides सेंट्रीपिटल फोर्स कि अर्थ के अलॉन्ग क्या होगी वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी. और जो ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो फिर कंसीडर satellite, consider a satellite of mass m revolving around the earth at an altitude h in an orbit of radius r with the orbital velocity v0. कि कंसीडर करें एक सैटेलाइट जिसका मैस जो है वो m है, वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी अर्थ एक एल्टीट्यूड h पे, और जिसका जो ऑर्बिटल जो रेडियस है वो r0 है, और जिसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है. तो फिर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इक्वेशन एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश एम जी एच इज इक्वल टू एम वी ओ स्क्वेयर ओवर आर ओ के मैस ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वेयर एंड ऑर्बिटल डिस्टेंस. ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एच आर ओ. मैस इज कैंसल आउट. ऑर्बिटल वेलोसिटी लेने के हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने से यहाँ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा जी एच और आर ओ. फिर आर ओ इज इक्वल टू आर प्लस एच कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर है, जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द सैटेलाइट वो एच है हाइट, और आर क्या है सेंटर से लेकर सरफेस ऑफ द अर्थ तक डिस्टेंस. वी ओ इज इक्वल टू जी एच पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर ओ आर प्लस एच कि जो ही हम आर ओ की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आर ओ की वैल्यूज़ पुट करने के बाद वो क्या होगी इक्वेशन एज वी ओ इज इक्वल टू जी एच ओवर आर प्लस एच. नेक्स्ट इज दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी which a satellite must possesses when launched in an orbit of radius r0 is equal to r plus h around the earth. कि अगर हम अप्रॉक्सीमेशन की इक्वेशन क्या होगी कि जो वेलोसिटी का डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी डिपेंडेंट है. जब आर एच इज़ इक्वल टू आर होगा तो फिर जी एच इज़ इक्वल टू जी. अगर हम आर एच को आर के बराबर रखें यानी जो डिस्टेंस है वो टोटल रेडियस के बराबर हो, और जो जी एच की वैल्यू हो जी की बराबर होगा, तो फिर वी ओ इज़ इक्वल टू जी आर रेडिकल. अ सैटेलाइट revolving around very close to earth has a speed of nearly
8 किलोमीटर पर सेकंड और 29,000 किलोमीटर पर हार कि जो सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड या 29,000 किलोमीटर पर हार कि अगर हम सेकंड के हिसाब से उसकी वैल्यू लें तो वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होगी और जो ही वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होगी तो आया फिर हम क्या कहेंगे कि वो वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है। इसी तरह अगर हम हॉर्स में लें वैल्यू तो हॉर्स में वैल्यू लेने के साथ हॉर्स में वैल्यू लेंगे तो 29,000 पर किलोमीटर हॉर। ये थी आपका टॉपिक अबाउट मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो मून जो है इज़ नियरली 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो फिर इट कम्प्लीट्स इस वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ इज 27.3 डेज के 27 दिनों के बाद जो है मून जो है एक पूरा चक्कर लगाता है ज़मीन के जो है इर्द गिर्द, क्योंकि वो 3,80,000 किलोमीटर दूर है और उसकी अट्रैक्शन भी कम है। नेक्स्ट इज समरी ऑफ दिस चैप्टर इन द लास्ट कि न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसने ये कहा था कि जो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। कि हमने जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ जो न्यूटन ने दिया था उसने यही कहा था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है और जो ही एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी तो उसकी अट्रैक्शन से क्या बनेगी आया उसकी अट्रैक्शन से वो जो है ग्रेविटेशन लॉ बना। फिर जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है विद द बॉडी विद इक्वल मास। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड पूरी अर्थ पे मौजूद है। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड जो क्या है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट एरिया है कि एक यूनिट मास पे जो फील्ड बन रहा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट की, वैल्यू ऑफ जी, मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट किया। फिर जी की वैल्यू एल्टीट्यूड से कैसे डिपेंडेंट है कि जो जो हम ऊपर जाएं तो हमारा जो वेट है वो कम होता जाएगा और जो ही वेट कम होता जाएगा तो जो है अट्रैक्शन वो भी कम होती जाएगी। फिर जो ऑब्जेक्ट जो अराउंड दी अर्थ रिवॉल्व करता है वो सैटेलाइट होती है और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। साइंटिस्ट ने बहुत सारी सैटेलाइट्स बना के जो है अर्थ के अराउंड सेंड की हैं जो अपने ही ऑर्बिटर में मूव आउट करते हैं। जब वो अपने ही ऑर्बिट में मूव आउट करते हैं तो उनके मूव आउट करने से वो क्या कहलाती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टडी की, आया सैटेलाइट किस स्पीड के साथ मूव आउट करते हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन क्लास 9। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।